एक जन को अपन को वहाँ खड़ा करना पड़ेगा, एक जन यहाँ नीचे खड़ा करना पड़ेगा। फुल स्टैंड की जगह अपन वो पर्दा टंगा सकते हैं। नहीं वो केवल 9 रिवर्स वाला। मैंने सुरुचि जी बोलते हैं दुकान पर रहने दो, सागर में करेंगे। उनकी बात हुई है, बोले ईश्वर जी बात कर रहे हैं। ईश्वर जी भाई आप किससे बात हुई? बोले नवीन जी से बात हुई। अरे भाई अरे हो गया, ठीक है। तो सुनो, वो ये फाइनल 9 वर्ष वाला जहाँ बढ़िया टेप से भी चिपका देंगे, चिपक जाएगा। कुछ तो फॉर्मेलिटी हो ही जाएगी जब बनाया तो। या पीछे में वाइट साइडिंग लगा कर कुछ तो दिखा देते हैं। एक पर्दा भी हो जाए, कुछ भी जब वो पर्दा भी काय से बनेगा? लाल कील से गाड़ देंगे। तो दीमक कील थोड़ी ये तार पर नहीं ऐसी कोई आज बस झाड़ू का व्यवस्था कर लो। आपको आ रहा है ना, लगाओ बस। बोला ना उन्होंने झाड़ू का। हाँ बस 4 लोग अपन जब तक डरी की व्यवस्था कर लेते हैं। व्यवस्था आप भी देख रहे हैं? टेबल का देखना पड़ेगा। टेबल थी तो वो वहीं से था ना, तो कौन देख रहा है? अच्छा रामलाल जी। हेलो भाई साहब, दरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बताइए कहाँ टेंट वाला पता क्या बोलता है? मेरा सामान नीचे फेंक दिया तो मेरे को भरना पड़ेगा। मैंने बोला उससे मेरी बात करा तो बस। और शिवम जी तुम कहाँ थे? कहाँ? आपकी साइकिल नहीं आ रही बोले साफा तरफ। देखो 7 दिन तो 8 दिन से पहले नहीं आई होगी साइकिल। उसके 2 दिन से पहले से नहीं आई होगी साइकिल, क्योंकि हम 2 दिन पहले ही पहुँच गए थे। हम कोई ना जाए तो भैया साका हमारी साका तरफ आपकी साइकिल नहीं आ रही। और क्या करूँ, अपने दोनों व्यवस्था प्रमुख वो हो गए, एक बाहर चले गए, एक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्या करें? अजीत जी हैं, भोपाल में ही हैं। अच्छा उनको पता है कि अपना वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम है? तो क्या मतलब ऑफिस में तो नहीं है? तो उनको बोल क्या कर रहे हैं, मतलब अपन यहाँ कर रहे हैं कि खड़े खड़े कर रहे हैं? पानी में खड़ा करना है कि नीचे में खड़ा करना है? एक जन यहाँ रुक जाओ भाई साहब, आप और शिवम जी यहाँ रुक जाइए, हम लोग दरी कर लेके आते हैं कुछ व्यवस्था। तो लाओ। लोगों को मेहनत करने दो, ये लोग अंतिम समय तक मेहनत करेंगे और बोलूँगा चलो हॉल में चलते हैं। जी बताइए। झाड़ू ये तो हेलो, ये रहा झाड़ू। ओ हेलो, वो आ जाए। बताइए भाई, जहाँ कार्यक्रम स्थल ये रहा। भैया गाय लेके जा रहे क्या?
गन जी आपसे ज़्यादा हल्के और कोई नहीं। प्रचार प्रमुख का काम उनको बोला है आपने नंबर दिया था क्या? नंबर आपने दिया था क्या? चप्पल पहने हो ना दिक्कत थोड़ा सा उधर करवा आप कैसे जाना बस है ना आगे थोड़ा सा खींचे ना भाई ऊपर ही सारा गैरी ऊपर था अभी हम खड़ी ना ऊपर क्या ये पूछती है इतना पानी भी नहीं पड़ा जो उनको आपकी राइटिंग देखी है पहले से दिल्ली
ऐसे देखो आगे आएंगे तो एक सीट और एक सीट किनारे में सीट है तैयार। रात को कुछ पता नहीं, उनको कुछ पता नहीं। ठीक है, बहुत खींचने की जरूरत नहीं, चलेगा। इसको ऐसा फाड़ देना है। क्यों म्यूजिक कहाँ गए भैया? वो बोल रहे हैं समय पे घंटी बजने चाहिए, कसम से। हाँ भाई साहब यहाँ कर दिया साहब, सच में समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है अभी भाई साहब ने चूना वहाँ डाल दिया था। भाई साहब कहाँ तक पहुँचे? कहाँ हो भाई साहब? ठीक है क्या बोलते हैं, फिर भी समय बच जाएगी ना। कोई भी आता है तो उसको यहाँ पे जाना, जाओ विद्यासागर के पास में खड़े हो जाओ। 15 मिनट में खड़े हो जाओ, फिर आप भी आ जाओ। आप भी आ जाना 10-15 मिनट। अरे जल्दी जाओ, ठीक है। कोई भी आता है उसको यहाँ पे जाना है। तो कैसे पहचानूंगा मैं? वो तो तुम अलग ही पहचान जाओगे। रुक जाओ।
किसी को दंड मिल जाए ना, दंड लेके चले जाना, पहचान हो जाएगी, लेकिन न चले जाओ, है। जो समझदार है भूल जाएगा, समझ रहे हो ना बात ना। कितनी देर में आना? देखो गिनती के 15 मिनट बाद जाना, गिनती के 15 मिनट बाद, ठीक है, जाओ, ठीक है। चलो मैं आऊँगा।
शो कर लूँगी तो मेरे सामने
बात है और यही हमें पूरी की बात है पूरे रात को अभी तो गया नहीं पता नहीं आगे रख लो खाने को कोई दिक्कत नहीं न सोचा कभी से क्या धर्म क्या है न जाना कभी का मनुष्य जगत में हमारे लिए क्या है जाना आपने निरंतर प्रगति की डगर मिल गई है हमें वीर केशव मिले आप जब से नई साधना की जगह मिल गई है समाया हुआ गौतम सर्वदिक था सुबह है किधर कुछ नहीं सूझता था सभी सोच देखो सब में अकेला हृदय आप है सभी सूझता था जलाकर स्वयं को किया मार्ग जगमग हमें प्रेरणा की डगर मिल गई है हमें वीर केशव मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है पहुँचते निज देश में ही युगों से सदा वो अपमान पाया जब तो हो गए नहीं देख बल को कभी चैन पाया हृदय की व्यथा संग बन निकली हमें संगठन की डगर मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है करेंगे पुनः हम सुखी मातृभू को यही आपने शब्द मुख से कहे थे पुनः हिंद पाओ तुलसीदान जग में संजोए यही साथ पद पर बढ़े थे किया पार्थ मंदिर हमें अर्चना की डगर मिल गई है हमें वीर मिले आप जब से नई साधना की डगर मिल गई है नई साधना की डगर मिल गई है पड़ेगी पीछे वालों को थोड़ा सा जो है ना पीछे वाले थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे ना क्योंकि अगर लोग आएंगे तो पीछे बैठने की दूसरी जगह होनी तो फिर बाद में निकलेंगे बाद में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना होगी उससे
पहले ही उससे सचेत हो जाए। कुछ कुर्सियाँ वगैरह होने की राजनीति है भैया, कुछ लोगों को परेशान है कि बैठने में यहाँ कुर्सियाँ लगानी थी यहाँ पर। परम भक्त भगवान माननीय नगर संचालक जी, उपस्थित अधिकारीगण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सर्वसंतो आपको आज नववर्ष की अनेकों अनंत शुभकामनाएं। तो अपना इसमें अगर आज देखते हैं तो नववर्ष का किसी समय हमको इस भोपाल का ध्यान है कि इस दिन, आज के दिन कुछ होली लेकर के या कुछ पुस्तक बांटने के लिए लोग पर्चे लगाते थे और नववर्ष की शुभकामनाएं दिया करते थे। अपने कार्यालय में भी अगर शुभकामनाएं देते थे तो वहाँ भी जो अधिकारीगण थे और जितने भी जो बंधु थे उनको भी ये बताना पड़ता था कि ये हमारा हिंदू नववर्ष या हिंदी नववर्ष या भारतीय नववर्ष है, ऐसी बताने की आवश्यकता पड़ती थी। और कुछ बैनर ले करके उनसे कुछ जो ऐसे लोग थे तो अपने पैसे से लेकर के बैनर भी बना करके हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं ऐसी गलियों में या अपने प्रमुख रास्तों पर लगाया करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, ये समाज का समाज के द्वारा परिवर्तन है, समाज ने पकड़ लिया। इसी समय भारत माता का पूजन स्वयं सेवक अपनी जहाँ शाखा लगती थी, जिस बस्ती में लगती थी, उसमें जाकर के वहाँ ध्वजारोहण के लिए जाते थे, वहाँ पर तिरंगा फहराते थे और भारत माता की आरती किया करते थे। अब वो समाज में पकड़ लिया। अब समाज जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही माना जाता था। तो उस दिन आज भी स्वयं सेवक नहीं बल्कि समाज के व्यक्ति अब उस काम को उन्होंने पकड़ लिया। तो संघ का काम है कि आगे होकर के, अग्रणी होकर के एक किसी काम को प्रारंभ करना और फिर वो समाज के बीच में लाना और समाज को धीरे धीरे समाज को सौंपना। ये संघ का कार्य है, प्रारंभ से ही इसको लेकर के चलाना। तो ये आज जो है अपना ही नहीं है, बल्कि ये सारे हिंदू राष्ट्र का ये वर्षारंभ है। और अपन जो ये मनाते हैं वो वर्ष का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आज के दिन नववर्ष होती है, यानी हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और जितने भी हमारे कुछ नए कार्य हैं तो उनको भी। और ये विश्व के ही कहना चाहिए कि विश्व का भी नवीन वर्ष का आरंभ है, क्योंकि हमारे कहीं भी हिंदू जो है हमारे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो जहाँ जहाँ विश्व में फैले हुए हैं वहाँ वहाँ हमारा हम वो विश्व को लेकर के चलेंगे तो विश्व में हमारा आज वर्ष आरंभ का आरंभ। फिर यहाँ पर जो भी कहना चाहिए कालगणना इसी दिन से प्रारंभ होती है। वैसे तो समाज किसी समय में 31 दिसंबर और जनवरी, जो पहली जनवरी आती थी उसी दिन मनाते थे। अब उसमें कमी आई है। आज का जो युवा है वो भी उस समय मनाता था, लेकिन आज जो है उनमें भी काफी कुछ, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब 40 से 50% की कमी अभी आ गई। आने वाले समय में ऐसा होगा, जब समाज का परिवर्तन जब होता है तो ये सब चीजें प्रारंभ होती है। और चैत्र शुक्ल जो प्रतिपदा है उसी दिन से 1 अरब
97,39,49,117 वर्ष पूर्व सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति या रचना की थी समाज की, ये कितना लंबा अपना काल करना है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा हो। जो अपने को कहते हैं कि अभी से वो तो अभी आए हैं और उस समय का हम तो यहाँ भारत के मूल निवासी हैं, तो हमारे यहाँ की जो काल गणना है वो इतने अरबों वर्ष पूर्व की है। अंग्रेजी कैलेंडर कब आया तो देखा जाए तो अभी जो दिसंबर है ये तो डाल दिया है। पहले अगर देखा जाता था तो केवल 10 महीने का ही कैलेंडर था। ये 12 महीने का कैसे हो गया? तो जिस तरह से सितंबर यानी 7वां, अक्टूबर यानी 8वां, नवंबर यानी 9वां, दिसंबर यानी 10वां, ऐसे 10वें महीने में समाप्ति थी। वो कालगणना के आधार पर था। हमारे यहाँ पहले से ही ऐसा स्थिति है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और जितने भी नक्षत्र हैं उनकी कालगणना करके और बता दिया जाता है कि ऐसा उस समय सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हमारे जितने भी जो तीर्थों के स्थान हैं उन पर भी जो कुंभ लगते हैं वो कुंभ पहले से वर्षों वर्ष से ऐसा उसको बता दिया जाता है कि ये उस दिन होगा और इस क्षण पर होगा। ये हमारी कालगणना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसी कालगणना, और दिगंतर से दिगंतर ऐसी हमारी कालगणना। और फिर ये जो अगर उसका अंतर समझते हैं अपन कि अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष में क्या अंतर है, तो इसकी दृष्टि से अगर देखते हैं तो 31 दिसंबर को लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं देशाटन पर निकलते हैं और वहां पर दारू मंगाते हैं, दारू पीते हैं, रात में लोटपोट होते हैं और होटन करते हैं, दुनिया भर की जितनी भी जो बदमाशियां होती हैं वो करते हैं। तो ये समाज के लिए बिखरने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि ये जो पाश्चात्य देश हैं उन्होंने ऐसा प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ इस भारत में आकर के उन्होंने यही कहा कि जितना भी समाज बिगड़ेगा और जितना दूषित होगा उतना ही इस राष्ट्र के लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेज को मुट्ठी भरी आए थे, उन्होंने इस देश पर राज किया था, यहीं के लोगों के माध्यम से किया था, वो इसी के कारण से किया था, कोई दूसरे नहीं थे, वो तो मुट्ठी भर थे। तो इसी दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ का अगर पहला कालगणना का दिवस है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिस दिन आप देखते हैं तो शक्ति से प्रारंभ होता है, शक्ति अर्जित करते हैं, माँ भवानी के दरबार पर जाते हैं और वहां पर जाकर के ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवी हमको ऐसी शक्ति देना जो हमारे राष्ट्र के काम आए, इस समाज के काम आए, ऐसी हमको शक्ति प्रदान करना। कोई अपने लिए नहीं करता कि मैं अपने लिए नहीं कि मेरे लिए घर को तो सुख समृद्धि जो कुछ भी देना वो देना ही, लेकिन इस समाज को भी उस ओर बढ़ाना जो कि इस राष्ट्र के लिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह अपना जीवन भी उसमें झोंक दे, समाप्त कर दे, ऐसी शक्ति देना। फिर आज अगर देखते हैं तो जो हमारे अगर कालगणना के अनुसार से अगर देखें तो आज के दिन रावण का वध करके और पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उनका भी आज राज्याभिषेक हुआ था। तो दूसरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो शक्ति की उपासना करके आज प्रथम दिन है, नवरात्रि का प्रारंभ होता है, ये भी हमारा कालगणना का है। फिर देखते हैं तो सम्राट विक्रमादित्य आज उन्हीं के दिन से उन्हीं का, क्योंकि आज राज्य स्थापित हुआ आज के दिन, इसलिए जो विक्रम संवत पड़ा वो उन्हीं के नाम पर वो विक्रम संवत है। आज से 2081 प्रारंभ हो गया, 2080 समाप्त हुआ है और ये बात तो 5125 से 5126 हुआ है। ये तो सिर का 5126 है। तो ऐसे ही सिखों के द्वितीय गुरुदेव जो अंगद देव जी हैं उनका भी आज के दिन जन्म हुआ। और उन्होंने और आज के
दिन ये भी एक आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन, तो उन्होंने आज के दिन स्थापना की थी। और भगवान झूलेलाल जी का भी आज ही प्रकट है, आज के दिन वो भी प्रकट हुए थे। महाराज युधिष्ठिर का मैंने आपको किया ये कि जो युधिष्ठिर का युगांत जो है वो मैंने आपको पूर्व में बताया ही है, तो उनका भी आज जो राज्याभिषेक युधिष्ठिर जी का हुआ था। आनंद देव में उगाड़ी उत्सव के नाम से भी है, आज के दिन वहां भी प्रारंभ है। फिर अगर महाराष्ट्र में अगर देखते हैं तो गुड़ी पड़वा के नाम से अपने विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से इसको मानते हैं। और सिंध प्रांत में इसको चेटी चांद और जम्मू कश्मीर में इसको नवरेह के नाम से प्रारंभ मानते हैं। तो ये आज के दिन इतने सारे और भी और होंगे, वो कुछ अपने को बता ही नहीं। तो हमारे यहाँ की ये विशेषताएं हैं भारतवर्ष की, कि यहाँ पर कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया, ये भारत भूमि ही है। तो यहाँ पर आज ही हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए जो वैभव इसके क्योंकि महत्वपूर्ण है आज का दिन, एक और महत्वपूर्ण है जिन्होंने यहाँ पर इसकी एक प्रारंभ किया था, ये बात में कहना चाहिए वो प्रारंभ हुआ। तो अपने हिंदू समाज को संगठित करे, हिंदू राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए ये एक लेकर के तो डॉक्टर हेडगेवार परम पूजनीय केशव बलिराम हेडगेवार जी का नाम आता है, तो उनका भी आज के दिन जन्म दिवस हुआ। जो आद्य सत्संग चालक प्रणाम था, ये पहले जो सत्संग चालक थे प्रथम, तो इसीलिए उनके लिए ही आज का जन्म दिवस होने के कारण आद्य सत्संग चालक प्रणाम होता है। और आज के दिन जो आद्य सत्संग चालक प्रणाम होता है उसी दिन उसी समय की ही संख्या मानी जाती है। संघ का ये एक या तो नियम कह लीजिए या संघ का एक ऐसी परंपरा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, लेकिन जो जैसे ही आद्य सत्संग चालक प्रणाम हुआ और उसके बाद में जो संख्या होगी वही संख्या है। बाद में फिर 1000 कर लो तो भी कोई उसका महत्व नहीं है, केवल आज के दिन। ऐसे तो अपने हर एक प्रत्येक कार्यक्रम में कि समय का जो निर्धारण है उस समय पर अनेकों अनेक बाधाएं आएंगी, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार प्रवास पर गए, अब वहां पर उनकी गाड़ी, अब पहले तो ऐसी थी गाड़ी होती थी तो वो तो रहती रहती थी गाड़ियां, वो भी खराब हो गई और वहां से 10-15 किलोमीटर दूर जाना, उनको सवेरे ही समय पर सागा में पहुंचना। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी खराब हो गई, जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो कैसे जाया जाए। तो उन्होंने भोजन करके और रात को ही वहां से निकल लिए। उन्होंने कहा सवेरे का जो समय दिया है उस समय पर वहां पर पहुंचना। तो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करते हुए जो है समय पे आना, ये हमारे यहाँ का कठोर ही कहेंगे वैसे देखा जाए तो, लेकिन हमारे लिए समय पालन अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक और उदाहरण मेरे को आता है समझ में कि उस समय भाग करवा था तो एक शाखा में एक सामने से व्यक्ति देखता था और जब भी मैं आता था उस पर प्रवास करने के लिए जाता था तो वो सीटी जैसे बजाता था तो बाहर से आता था व्यक्ति अंदर से और बाहर बालकनी में देखता था और अंदर चला जाता था, दाहिनी तरफ ऐसे गर्दन करके। अब उन्होंने जब देखा तो मेरे को कुछ उत्कंठा हुई अंदर से कि ये व्यक्ति आता है जिज्ञासा के लिए, तो मैंने ये बाहर आकर के करता क्या है, और दाहिनी तरफ देखता चला जाता सीटी बजाने के बाद सीटी बजती है व्यक्ति। तो मैंने संगत स्पीकर शाखा स्पीकर होने के बाद में जब उसके घर पे गए तो वहाँ पर पूछा भाई साहब, तुम लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बिठा करके बोला कि आपको जो अल्पार वगैरह खिलाने की व्यवस्था जो किसी का चाय वगैरह का किया, और हमने पूछा हमने कि हम एक जिज्ञासा के लिए आए, और बोला और पूछे भाई साहब क्या है,
तो हमने कहा जब भी सीटी बजती है, मुख्य सचिव हमारा सीटी बजाता है, तो आप बाहर निकलते हैं, बालकनी में खड़े होकर के दाहिनी तरफ देखते हैं और फिर अंदर चले आते हैं, ऐसा क्या कारण? उन्होंने बड़े सीधे स्वभाव में बोला, बोले भाई साहब मैं ये देखता हूँ जब सीटी बजती है तो मैं अंदर बाहर जाता हूँ और बालकनी में मेरी घड़ी टंगी है, मैं उस घड़ी की तरफ नजर देखता हूँ कि 6 बजे पर वो टाँका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। यानी कितना मायोपी अगर देखा जाए तो ये देखने वाली स्थितियां हैं कि समाज देख रहा है, हम नहीं देख रहे, लेकिन समाज देख रहा है, समाज आपकी तरफ आपकी नजर पर है कि क्या ये समय का पालन है क्या, तो यह हमको देखने में आता है। फिर आज जो है डॉक्टर जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के उसमें उनकी कुछ जन्म की थोड़ी सी घटनाएं भी ऐसी मालूम होना चाहिए। जब वो जन्मजात जब महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस था और वो छोटे से लगभग उस समय 7 वर्ष के होंगे, उस समय उन्होंने क्या है कि स्कूलों में मिठाई बांटी गई। आज विक्टोरिया रानी विक्टोरिया का जन्म दिवस है तो उन्होंने वो मिठाई ली। सामान्यतः है 6-7वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक अगर मिठाई अगर देते हैं तो बड़े चाव से उसको खाने का प्रयास करता है, लेकिन उन्होंने वो दवा वो तो मिठाई थी वो मिठाई ली और लेकर के और सभी बीच में से उठ करके जाकर के उसको नाली में फेंक दिया, क्योंकि जो विद्यार्थी थे वो भी देख रहे थे इस चीज को कि ये क्या कर रहा है डॉक्टर। वो डॉक्टर तो नहीं थे उस समय, तो हेड वो मलिक के भी थे, बोले एक केस क्या कर रहा है। जब वो वहां से उठा देख करके उन्होंने जाकर के नाली में वो तो दोनों दिया हुआ था, दोनों फेंक दिया। वही उनका बोले मैं ऐसा कैसे खा सकता हूँ जो कि हमारे इस देश पर राज कर रहा हो और उसकी मैं मिठाई का उसकी जन्मदिन बना करके मैं उसकी मिठाई खाऊं। और ये वहां पर ऐसा बोल करके जब उन्होंने कहा तो वहां के जो उनके साथी थे उन लोगों ने भी मिठाई जो है लेकर के सब पूरी नाली में फेंक दी। तो वहां से बड़ा उनको एक आगाज हुआ, वहां की जो शिक्षा ये जो अधिकारी से कहना चाहिए वहाँ के शिक्षक जो थे उनको बड़ा वो हुआ कि ये तो बालक बहुत ही शरारती कहो उसको उस समय या कुछ भी कहे। उसी वर्ष में फिर जब वो जैसे ही 8 वर्ष के करीब होते हैं तो उसमें फिर दूसरी घटना होती है। जो वहाँ का स्कूल का शिक्षा अधिकारी है वो उसमें आता है निरीक्षण करने के लिए, तो वो पहले से बता दिया जाता है क्योंकि पहले से क्लास में होता था कि वो स्कूल के शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं और वो स्कूल में उस दिन कक्षाओं में जा करके वो उसका निरीक्षण करेंगे। तो जब पहले से बता दिया था तो ये था कि भाई सभी पहले से ठीक हो जाए, सावधान हो जाए, इस कारण को देख करके करते थे। लेकिन वहां पर डॉक्टर जी ने उसी समय पूरी योजना बनाई, उन्होंने जो केशव बलिराम हेडगेवार जी थे उन्होंने पूरी योजना बनाई। और योजना बनाई तो कैसी बनाई कि बोले जैसे ही वो घुसेंगे वैसे वंदे मातरम का नारा बोलना है। तो वो जितनी भी जो कक्षाएं थी वहां पर उन सभी कक्षाओं में जैसे ही वो शिक्षा अधिकारी घुसता था क्लास में वैसे ही वंदे मातरम ऐसा करके उसका उद्घोष होता था। तो वहां से उनको उस स्कूल से उस समय निकाल दिया गया, उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। वो एक गरीब के ब्राह्मण है, उनका परिवार वेद पाठी ब्राह्मण परिवार था, वेदों को पढ़ते थे। जो उनके परिवार वाले थे जो वो वेद पढ़ करके और वो समाज में दिया करते थे। ऐसा नहीं कि वो वेद पढ़ करके मैं अपने पास में रखूं, वेद का पढ़ना फिर उसमें जितनी भी जो अच्छी बातें थी वो समाज में देना, जो आता था उससे अपना पालन करना, घर का जो पालन उसको करना, चलाना घर को कैसे चलाते। उनका इतना गरीब होते हुए भी और उन्होंने उस समय ऐसा काम किया। कब वो जन्मजात कहते नहीं है कि पहले देखते हैं तो उन्होंने उनके चाचा जी थे तो उन्होंने चाचा जी ने उनकी एक कुंडली दिखवाई कि केशव बलिराम हेडगेवार की जरा कुंडली देखो, ये बालक कैसा लगेगा, कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये शादी वादी नहीं करने वाला है,
उसी समय उन्होंने उसको बता दिया कि ये तो एक राष्ट्र के लिए एक ऐसा कार्य करने वाला है जो कि युगों युगों तक उसको याद करने वाला किया जाएगा। तो ऐसा देख करके फिर उनके भाई जो थे उनको पढ़ाया, क्योंकि माता पिता बहुत अल्पाई में ही कहना चाहिए कि तो भगवान को प्यारे हो गए थे। तो ऐसा उनका फिर उन्होंने जो ऐसा दूसरे स्कूलों में लिया, उन्होंने दाखिला लिया, फिर वहां पर पढ़ते पढ़ाते 1910 में वो चिकित्सा के लिए चिकित्सा में जो समय कलकत्ता में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो वहां पर गए। तो वहां पर शिक्षा में उसी समय जो दंगल था वह क्रांतिकारियों का गढ़ था और उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की और जहां जहां पर भी आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय अपना वो काम भी करते थे। और उसी समय वो वहां पर लोकमान्य तिलक जी का एक पत्रिका छपती थी, एक केसरी, उस केसरी पत्रिका को वो बहुत पढ़ते थे। तो लोकमान्य तिलक के जो जितने जो लेख थे और उस पत्रिका को पढ़ करके उनको बहुत ही साहस और उस देश के लिए जो कुछ करने की जो आकांक्षा वो उनके ठीक दिशा में उसको चला दी। तो यहाँ पर उन्होंने जितना भी जो क्रांतिकारियों के साथ में किया, वहां पर ऐसा बताते हैं कि क्रांतिकारियों को साहित्य बांटना, उनको पढ़ाना, उनको बोलते थे कि भाई ये पढ़िए, पढ़ करके इससे आपको मिलेगी दिशा मिलेगी। साथ में वो हथियार पहुंचाने का काम करते थे क्योंकि उसमें बहुत आवश्यकता थी। और उन्होंने डॉक्टर की परीक्षा पास करके वो नागपुर में आ गए। अब क्योंकि हर कोई गरीब कोई भी परिवार होता है तो वो ये सोचता है कि डॉक्टरी करने के बाद में अगर कोई उसके यहाँ का बालक होता है तो वो अपने पूरे डॉक्टरी करे और पालन करे, परिवार को जरा समृद्धशाली बनाए। तो ऐसे सभी की आकांक्षा रहती है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो उन्होंने, क्योंकि मालूम तो सभी का था, सभी को था इस चीज का पता कि ये नौकरी तो नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही उसकी कुंडली में ही देख लिया था। उनके भाइयों ने पहले ही बता दिया था कि उनको बताया था कि इस तरह का होने वाला, तो उसमें ज्यादा दबाव भी नहीं डाला गया इस चीज का। और उस जमाने में उनको एक नौकरी भी मिली थी। उस जमाने में 300 रुपए उनके लिए था नौकरी का। अब आप देख लीजिए, करीब करीब वो समझते है होगी तो 1910 के आसपास की बात होगी, लेकिन उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। और वहां का जो आंदोलन था उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस का ही बहुत बड़ा दल था और सभी जितने भी सब उसी में एकत्रित हुए थे। और उन्होंने यही कहा कि किसी तरह से भारत को स्वतंत्र कराना है, उसके निमित्त वो भी उसी में मिले। तो वो गांधी जी से मिले और जो क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस की जो स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने देखी, उन्होंने दायित्व उसमें संभाल करके उन्होंने काम किया। तो गांधी जी से मिलने का एक समय हुआ, मिलने का जब चाहा तो उन्होंने एकदम से तो नहीं मिलना होगा, लेकिन फिर भी जब उनको समय मिला तो वो मिले और मिलकर के उन्होंने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदुओं को मिला करके जो आप एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं आप।
तो उन्होंने कहा ये गांधी जी ने कहा कि ये एक साथ में मिलकर के इस देश को, राष्ट्र को स्वतंत्र कराना पहले है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस समय कहा कि जो आपकी नीति के अनुसार ये जो चल रहा है, इस कारण से स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन विघटनकारी शक्तियां इसमें परिलक्षित होंगी और ये हमारे आने वाले समय में ये हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए घातक होने वाली है। और उन्होंने उसी समय जब ऐसी बात कही और बात कह करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के लिए उसी समय उन्होंने एक मन बना लिया कि मैं उसको कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक मतलब पहले नाम भी नहीं था, पहले तो उन्होंने कोई एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस समय देखा था, लोगों की परिस्थितियां देखी थी कि हमारा जो अतीत है वो अतीत हम भूल गए। वैभवशाली, गौरवशाली जो हमारा अतीत था, उस अतीत को भूलने के कारण से ये जितनी भी जो कमियां हैं वो हमारे समाज में आई है, व्याप्त हो गई हैं। उन कमियों को, उस डर को किस तरह से समाज के अंदर से निकाला जाएगा, उन्होंने प्रारंभ किया। लोगों ने उनकी एक आलोचना दी। उन्होंने पहले से शुरू में बताया कि डॉक्टर होकर के तू क्या कर रहा, इस तरह से भाषा थी। क्या तू हिंदुओं को एकत्रित कर सकता है, संगठित कर सकता है? ये तो मेढकों के समान है, ये एक को उठा करके बिठाएगा तराजू में, दूसरे को जो है वो भाग जाएगा। कहां किस स्थिति में पड़ा हुआ है डॉक्टर? तो उन्होंने बोला जो कुछ भी होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति में मैं करूंगा। और उन्होंने वही किया। वहां के कुछ ऐसे जो स्कूल में विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो 7वीं 8वीं 10वीं में ऐसे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को एकत्रित किया और उन्होंने प्रारंभ किया। और जब उन्होंने संघ की शाखा से प्रारंभ, यानी खेलने से प्रारंभ किया उन्होंने, तो लोग बोलने लगे, बोले खेलों में क्या कराएगा, खेलों से क्या होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खेल में ही इनकी जो जीतने की जो आकांक्षा है, जीतने की जो जिद है, यानी विजय का जो इनका एक अंदर जब पहुंचेगा, तो ये राष्ट्र के लिए भी उसी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। ये उन्होंने अंदर उसको लेकर फिर बौद्धिक दृष्टि से उन्होंने प्रारंभ किया। जो गीत है, अमृत वचन है, यहां से ये प्रारंभ किया। बोले गीत गा करके क्या करोगे भाई, गायक बनाओगे क्या? उन्होंने बात बोला कि गीतों से हमारे अंदर जो राष्ट्र की भावना है, जो राष्ट्र की चेतना है, उसको जगाने का काम करेगा। ये हम ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने ये करके उन्होंने संघ की स्थापना की, और जो स्थापना ही नहीं तो उसको आगे भी बढ़ाया। ऐसे ऐसे जो बच्चे पढ़ने वाले थे, वहां से उन्होंने प्रारंभ किया, उनसे समय की मांग की, समयदानी के लिए उन्होंने बात की कि समय दें। तो जो उस समय के जो बच्चे थे, उन्होंने समय दिया और उनको आगे बढ़ाया। और ये संघ का उन्होंने वहां से नागपुर से उठा करके पुणे में लेकर के गए। पहला उनका जो था वो संघ का कार्य नागपुर से पुणे लेकर के गए। तो पुणे में भी लोगों ने कहा कि डॉक्टर, ये नागपुर के संत रहे, यहाँ पुणे में नहीं चलेंगे। लेकिन उन्होंने सबको अनदेखा किया, क्योंकि समाज है, समाज में वो अपने अनुरूप नहीं चलेगा, तभी ये ऐसी बातें आएंगी। ये उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बहुत, वो कहना चाहिए कि गुस्से वाले थे, क्योंकि वो तो मैंने पूर्व में जैसे उनकी कहानी बताई कि वंदे मातरम कहते और वो मिठाई का फेंक देना, उस स्थिति से ही मालूम पड़ता है कि वो कितने गुस्से वाले होंगे। लेकिन फिर भी वो जो समाज की जो बात थी, वो पीने का उन्होंने प्रयास किया कि दुख है उनका, वो दुख होकर के बोल रहे हैं दुखी थे, वो दुख उन्होंने समझा और उसको उन्होंने पिया, और उन्होंने उसको अंतर्गत अपने अंदर लेकर के और उसको एक राष्ट्र भावना के रूप में उन्होंने उसको लिख किया। आज अपने को जो विराट को दिख रहा है, इसमें कई है, अभी भी है, विराट जरूर दिख रहा है, विराट आवश्यक है, संघ ने किया है,
तो संघ का काम केवल इतना ही नहीं है कि केवल शाखा ही चलाना, शाखा चलेगी, शाखा में व्यक्ति का निर्माण होगा, लेकिन उसके साथ में हमारे समाज का भी परिवर्तन होना आवश्यक है। तो समाज का परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। तो ऐसी उन्होंने केवल शाखा चलाने के लिए नहीं, तो उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए ऐसी 6 गतिविधियां उन्होंने प्रारंभ की। उनमें से भी जो किया जा रहा है वो 3 गतिविधियों पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। और वो 3 गतिविधियां कौन सी है? तो हमारा कुटुंब प्रबोधन है। आज की जो पीढ़ी है, जो देखने में आ रहा बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी आज के समय में कुटुंब व्यवस्था तो छिन्न भिन्न दिखाई देती है। बच्चे जब एक रूप में जाने लगते हैं तो उनको लगता है कि परिवार हमारा है ही नहीं, माता पिता को छोड़ने लगते हैं। माता पिता को कुछ ऐसे होता है कि उनको जो संस्कारों की कमी है, क्योंकि संस्कार की कमी आजकल क्या है कि केवल शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। माता पिता की भी उसमें है कुछ, ऐसा नहीं है कि वो भी उसके छुपे हैं। उन्होंने बच्चों को जब लेकर के जाते हैं, जब शिक्षा के लिए सवेरे, जब छोटा सा बच्चा होता है उसको लेकर के बस सवेरे जगाया, उसको कैसे भी हाथ मुंह धुलाया और उसके पीठ पर बस्ता लादा और उसको सीधा कहाँ लेकर के जाते हैं? तो सवेरे 6 बजे के लिए वहाँ बस पे जाते हैं, तो बस पे छोड़ने जाते हैं या अपना स्कूटर या गाड़ी उठाते हैं, उससे लेकर के विद्यालय छोड़ने जाते हैं। और आजकल का बड़ा ही एक प्रचलन है, तो कहाँ जाना है? तो बोले मिशनरी स्कूल में जाना, वहीं पर अंग्रेजी हमारी सीखेंगे। और उनमें मालूम है कि आगे ही उनके दरवाजे पर ही क्या बना हुआ है, तो वहां जब बालक जाता है तो जा घुसते ही अपने को क्या करता है? यही छूने का प्रयास करता है, क्योंकि हमने तो उसको घर में दिया नहीं। या हम सवेरे जब उसको अगर पीठ पर बस्ता लादते भी हैं तो क्या उसको लेकर के कभी अपना जो देव बैठे होंगे उसमें जाकर के क्या उसको प्रणाम करवाते हैं? क्या हमने कुछ दिया नहीं, इसलिए वो जाकर के वो विद्यालय में क्यों वो सीख रहा है? फिर उसके जितने भी जो अवगुण हैं वो सब नहीं आएंगे, गुण कह लीजिए, अवगुण कह लीजिए, और वो उसका तो बखान करते ही है। अपने यहाँ तो शिक्षा पद्धति में कहीं है बखान करने का कोई कालखंड ही नहीं है। तो वहां पर जब ये कालखंड नहीं है तो इसलिए वहां पर जो जा रहे हैं जो संबोध विद्यालय में, तो वहां पर वही प्रदान करने वाले हैं। तो वहां पर क्या है? वहां पर तो पाश्चात्य संस्कृति है, और पाश्चात्य संस्कृति में क्या कहा जाता है? वहां की लोग ऐसा ही है कि जैसे जवान हुआ तो बालक अलग हो जाता है। माता पिता अपने जहां भी घूम रहे हैं वहां घूमते रहे, और वहां पर ऐसा भी है कि एक छोड़ करके दूसरे को भी ले लेते हैं। सवेरे शादी की और शाम को तलाक हो गया। पाश्चात्य में तो ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों तक की ऐसी प्रथा है कि 7 जन्मों तक उसी के साथ में रहना है। ऐसी हमारे की अब सोच है और समझते भी है। तो ये हमारे यहाँ तो कहीं ना कहीं लुप्त हुई, तो हमारा जो गौरवशाली अतीत है उसको हम भूले हैं। उसके कारण से ये स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने जो है कुटुंब व्यवस्था तो छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही है। फिर दूसरा समरसता है। ये जो अंग्रेज आए उन्होंने बहुत ही चातुर्यता से लोगों के अंदर ऐसी वैमनस्यता बरती कि जाति का जो बंधन है वो उन्होंने प्रारंभ किया। ये हमारे क्या था? हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। पहले जो आज तथाकथित बढ़ई कहते हैं, वो बढ़ई का गांव में रहता था, वो काम करता था, तो वो केवल उसके लिए था। औजार वगैरह जो सफाई करने वाले थे उनको जो है वो अलग से व्यवस्था दी। अपने सभी तरह की व्यवस्था थी। कपड़ा धोने वाला जो है वो धोबी जिसको कहते हैं, वो उस तरह से कपड़े धोता था। ये व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी। अपने कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, अपने वेदों में भी, किसी ने भी पुस्तक में कहीं ऐसा जो अगर देखते हैं ना, रामायण में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था अवश्य है। तो वो ऐसा ही है, कोई काम छोड़ देगा, उस काम को छोड़ देगा तो वो नहीं रहेगा फिर। तो हमारी की व्यवस्था है हमारी यहाँ की, और उस व्यवस्था को छोड़ करके हम कहाँ पर गए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो ऐसा कहा है कि जाति इनमें पैदा करो। तो बोले क्या है, जिसको बढ़ई बोलते हैं तो उसको बढ़ई बोलो, जो काम करता है उसका लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई बोलो, जो सफाई करने वाला उसको बोले भंगी बोलो। ऐसा उन्होंने उसको डाला और इस समाज को विखंडित किया। समाज तोड़ा, समाज तोड़ करके उन्होंने विखंडित करके और उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने राज किया।
तो इसलिए हमारा काम अब क्या है, जो संघ का जो काम कर रहा है, समाज परिवर्तन का जो काम कर रहा है, हम अभी भी शहरों में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ये समरस भाव हम लोगों के अंदर आए तो हम भी सबको क्या, हम एक दूसरे से मिलकर के कभी इस तरह की बात हमारे सामने मुख में भी नहीं आए तो क्या हम समरस जीवन बना सकते हैं क्या? मेरा घर समरस है ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? तो ये मेरे जगत के अंदर नहीं आएगा कि समरस कैसे मैं घर बनाऊं, तो तब तक ये फिर समाज ऐसे ही विखंडित रहेगा, हमारे से सब दूर होंगे। जय भीम का नारा लगता रहेगा जैसा लग रहा है, क्योंकि हम उनको छोड़ रहे हैं। इसलिए हमको उसमें जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और अपने को उसमें साथ में लेकर के गले लगा करके हमको घर में भी एडमिट करने के, हम भी उनको घर में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ही उनके घर में जाएंगे, उनको भी अपने घर में लेकर के आएंगे, हम भी उनको निमंत्रण देंगे, उनके निमंत्रण में हम भी जाएंगे। ऐसा जब तक करेंगे तो हमारा ये समरस जीवन, हमारे घर में समरस जीवन आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो समरसता का जो भाव है ये सारे समाज में परिवर्तन लाएगा और ये हमारा देश जो है वो शक्तिशाली बनेगा। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं तो पर्यावरण, आज पर्यावरण की सबसे बड़ी स्थितियां देखने को मिली। आज जो धूप निकलनी चाहिए थी, जो गर्मी होनी चाहिए थी, वो आज पानी पड़ रहा है। ये किसके कारण से? ये हम लोगों के कारण। हम लोगों ने उसको नहीं, जो हमारी ऋतुएं थी उन ऋतुओं के को देखते ध्यान में रखते हुए उस तरह का हमने पर्यावरण के साथ में भाव नहीं रखा, भेदभाव किया। जंगल कट रहे हैं, पहले लकड़ी को काटते थे, लकड़ी जो करते थे तो वो जो सूख जाती थी उस लकड़ी को तोड़ते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि सभी चूल्हा जलाते थे। कोई पेड़ काट करके कभी भी लकड़ी नहीं जलाता था, ये अपने यहाँ की परंपरा थी, लेकिन वो हमने छोड़ी। अब किसी का किसी को टोबा चाहिए तो आलिशान सागौन की लकड़ी चाहिए या किसी की ठीक मोड़ से चाहिए। ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो कि इस तरह से कटते हैं और उसका घोर मतलब अंदर देखा जाए तो उसका कारण होता है, जंगल खाली हो गए। उसके कारण से क्या है, क्या हम उसमें पेड़ लगा रहे हैं क्या? तो हमारा दायित्व नहीं बनता क्या कि अगर हम पेड़ मान लो एक कहीं पे आवश्यकता है और उसको काट रहे हैं तो उसकी जगह पे कहीं दूसरा पेड़ नहीं लगा सकते क्या? ये हमारा दायित्व है। अगर मान लो पेड़ लगाने के लिए कहीं हमारी नहीं है, कहीं हमारे घर में ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं कि हम पेड़ नहीं लगा सकते, तो क्या घर में एक गमला लेकर के क्या तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते क्या? मैं ऐसा संकल्प करूं कि मैं अपने जन्मदिन पर कम से कम कुछ नहीं है तो एक तुलसी का पौधा घर में गमला लेकर के उसमें रोटित करूंगा। तो इसलिए स्थितियों को देखते हुए अगर नहीं हम करेंगे तो पर्यावरण हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इस तरह से भी चल रहा है। एक अखिल भारतीय पर्यावरण संयोजक आए थे, उन्होंने कहा था कि एक बूंद जल और एक बूंद केमिकल, एक बूंद वो जल अगर एक नल में से एक बूंद जल 1 सेकंड में टपकता है तो वो 1 महीने में 11,000 लीटर पानी उसका बर्बाद होता है। ये उनका गणित था। अब वो 11,000 अगर ऐसा पानी टपकता है, बोले क्या 1 बूंद पानी टपकता है, और इसके लिए कौन करेगा? मैं अपने स्थिति से करूंगा क्या? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे जीवन में अपने के लिए क्या है? मैं कौन सी बात को ले सकता हूं? क्या पेड़ लगा सकता हूं या पानी का बचाव कर सकता हूं? बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना समर सेवल लगाई हुई है, समर सेवल लगाई है, गाड़ी को खड़ी करते हैं और समर सेवल चलाते हैं, पानी पूरे रोड को धो देते हैं, ऊपर का छत को भी धो दे और फिर गाड़ी को भी धोते हैं। लेकिन उसको अगर पूछा जाए तो ये पानी क्या उसका है, लेकिन बोलता क्या है कि मैं अपने पैसे से खरीदा, मैंने लगवाई है समर सेवल और मैं पैसा मैं खर्च करता हूँ, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन अगर उसका देखा जाए तो 40 बाई 60 का जो उसका प्लॉट होगा तो वो पानी उतने का नहीं है, समाज का पानी है, वो चारों तरफ से पानी आ गया स्रोत के माध्यम से, तो वो समाज का पानी है। उस समाज को पानी को सबको समाज को देखते हुए उसको पानी का जो ग्रहण है वो करना चाहिए। एक बाल्टी में भी गाड़ी हो सकती है और वो 10 बाल्टी में भी गाड़ी होती है। ये हमको तय करना पड़ेगा। हम
हम कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे? फिर क्या मैं घर में कुछ करने काम है ऐसे कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं अगर मान लो एक गिलास है, मैंने अपने जीवन में किया, मैं स्वयं एक गिलास सवेरे लेता हूँ पानी पीने के लिए और वो मेरा दूसरे दिन सवेरे तक चलता है। 24 घंटे में एक बार गिलास धुलेगा। अगर वही गिलास में अगर 5 बार पानी पीता हूँ और 5 बार उसको गिलास में उसमें पटकता हूँ, तो वो 5 बार पानी अगर एक बार भी उसमें अगर बना लिया जाए कि 100 से 150 मिलीलीटर एक पानी लगता है एक गिलास धुलने में, तो 5 बार भी अगर मैंने पिया तो 5 बार धुलेगा तो 1 लीटर लगभग पानी गया। ये पानी की मैं सोचता हूँ क्या मेरे यहाँ पर पानी की कैसे उसको बचा सकता हूँ, इसके बारे में कुछ है क्या? मुझे उसको कुछ डर तो होगा समाज के प्रति, सब को समाज के लिए मिलेगा करने करते। फिर दूसरा प्लास्टिक है। प्लास्टिक के रूप में अगर देखते हैं तो प्लास्टिक हम लेते आते हैं, जो हम खाली हाथ जाते हैं प्लास्टिक लेकर के चले आते हैं। क्या हम थैला लेकर के घर से जा सकते हैं क्या? मैं प्रयास कर सकता हूँ क्या? मैं समाज को तो बाद में बोलूंगा, पहले मैं प्रयास करूंगा क्या कि मैं थैला लेकर के जाऊंगा और उसमें प्लास्टिक के नल लेकर के और उसमें ही सब्जी डलवाऊंगा, उसी में जो कुछ भी लेऊंगा उसमें डालूंगा। लेकिन फिर भी कुछ प्लास्टिक आती है, तो कुछ पैक अगर सामान आता है तो उसमें प्लास्टिक आती है, तो क्या उसकी शीशी में लेकर के क्या मैं ब्रिक्स बना सकता हूँ क्या? इको ब्रिक्स, तो उसकी ब्रिक्स कितनी बना सकता हूँ? 1 2 जितनी भी है, आगे चल करके अगर आपको 10-20 अगर इकट्ठी हो जाती है तो वो इको ब्रिक्स की बिकती है। आजकल उसका बिक्री देखने का प्रश्न प्रारंभ हो गया। तो ये मुझे देखना है। वे केमिकल की जो बात मैंने की थी, अगर कोई भी एक पाउच लेते हैं और पाउच को अगर ऐसा उनका जो कहना था, जो अखिल भारतीय पर्यावरण जो संयोजक आए थे, उन्होंने जो कहा कि हम क्या करते हैं, उसको बीच में ज्यादा कोना काट देते हैं और कोना काटने से जो उसका कोना है वो इधर उधर घूमता है और वो इधर उधर घूमता है तो कहीं ऐसी जगह पे जाके चिपकता है कि वो कहीं वहां से हिलता ही नहीं और वो 4 और 7 तक वहां उसी स्थिति में रहता है। उसके कारण से क्या होता है, वो जल की वहां पर जो सोख है वो उसको खत्म कर देता है। इसलिए क्या मैं उसको उतना ही काटूं कि कम से कम उस पौध में ही वो बना रहे। एक थोड़ा सा कट मारा, उसमें से निकाल लिया, उसमें वहीं का रखा, फिर उसको ही पेट में भर दिया। क्या मैं ऐसा कर्म कर सकता हूँ क्या? ये मेरे लिए करणीय कार्य है, मैं अपने कार्य कर सकता हूँ क्या? इसे प्लास्टिक को रोकने से अगर देखते हैं, वो भी जैसे खाद भी है जो बनता है, तो ये जो आजकल खाद बनाते हैं, नगर निगम वाले भी खाद बनाना प्रारंभ कर दिया है, वो भी तो उसमें क्या कर सब कुछ डंप कर देते हैं और उसमें से खेतों में जाती है, वो प्लास्टिक भी खेतों में जाती है। खेत में जाने क्या है, अब ऐसी स्थिति आ गई है तो उसमें एक लेयर नीचे बन गया है और उस लेयर के कारण से एक निश्चित दूरी पर जाकर के वो पानी वहीं पर डंप हो जाता है, नीचे उसका ज्यादा नहीं, उसके कारण से जो हमारा पानी का जो सतह है वो काफी नीचे चली गई। क्योंकि जिसमें भी हमारा वार्षिक है, कोई हम अगर मानो हमारे यहाँ घर पर कोई बोरवेल है, तो बोरवेल का क्या हम एक सत्ता बना करके क्या उसमें कोई ऐसा पानी का जैसे जब का पानी आता बरसात में, तो क्या उसमें हम डाल सकते हैं क्या? थोड़ा सा उसके लिए खर्चा आता है, मुरुम का है, कुछ थोड़ा सा उसमें पत्थर का है और उसको एक 3x3 का मतलब ऐसा बना करके उसमें अगर छोड़ के 4 तरफ कर देते हैं तो वो पानी पूरा बोर में जाता है, उसकी सतह भी बढ़ेगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो ये करणीय कार्य मेरे लिए क्या है? फिर दूसरा जो है अगर देखते हैं तो एक स्व है। स्व यानी मैं, मेरा क्या सोचना है। स्व यानी जिस तरह से डॉक्टर साहब का मैं जो उदाहरण बताया कि उन्हें स्व का भाव, रात को जब मैंने अपना समझा तब उन्होंने वो मिठाई फेंकी, वो वैसे ही नहीं फेंकी, उनके अंदर ऐसा था कि मैं स्वयं हूँ, स्वयं मेरा, ये रात जो है मेरा है, ऐसा उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए तब उन्होंने उसको फेंका। ऐसे उन्होंने वंदे मातरम भी बोला तो रात को उन्होंने अपना माना, स्व का जागरण किया, अपने मन में स्व का जागरण किया। तो मैं स्व का मेरे अंदर जागरण है क्या? तो मैं ऐसा ये लेकर के जब करते हैं तो हमारे साथ में जाके फिर मेरा अगर 5वां जो अंतिम बिंदु है वह है स्वयं की कहना चाहिए कि मेरा कार्य क्या है, समाज के प्रति मेरा कार्य क्या है। क्योंकि आज हम जाते हैं
तो व्यक्ति को अगर देखते हैं रास्ते में चलते हैं, हम जा रहे हैं तो लाल बत्ती जली हुई है, कोई भी नहीं चारों तरफ, हम धड़धड़ाते हुए चले जाते हैं क्रॉस करके। नागरिक शिष्टता या शिष्टाचार कहें, ये नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत है क्या? अगर लाल बत्ती जली हुई है, जब तक मेरे को हरी नहीं मिलेगी तब तक मैं वहां से नहीं लूंगा। बाईं तरफ मेरे को चलना है तो मैं दाईं तरफ क्यों जाऊंगा? उल्टी दिशा में क्यों चलूंगा? चलना है मेरा जो चलने का स्थान है वहां पे चलूंगा। ये नागरिक शिष्टाचार है। कहीं कोई भी अगर बोलता है ये नागरिक शिष्टाचार में ये झलका भी आता है, अगर देखा जाए तो ये भी नागरिक शिष्टाचार का ही है। तो मैं ये नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत जितना भी है, घर में है, मेरा कोई भी सामने है कि सामने का झाड़ू किया, कचरा जो है वो मैंने बाजू वाले के किनारे पर रख दिया, क्या ये मेरा काम है? तो इसके लिए क्या करना? तो वो करेंगे कार्य। तो मैं समाज को जैसे मैं चलूंगा, मैं अपने आचरण से सिखाऊंगा। किसी को कहने से इतना नहीं होता, और जो कहता भी है ना, वो जब करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये प्राकृतिक दृष्टि से ये कोई वैसे नहीं है। मैं अगर करूंगा तो उसको बोलूंगा तो बोले ये करता है, अन्यथा अगर इसको बोला तो वो किसी दिन अगर देख लिया आपने तो आपके ऊपर प्रतिशत खड़ा कर देगा। वो बोलेगा वाह भाई साहब, आप तो हमको इतना दृष्टांत दे रहे थे, लेकिन आप ही इस काम को कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब इस दृष्टि से, नागरिक शिष्टाचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक उदाहरण आता है। एक गाड़ी में एक पिता अपनी बच्ची को लेकर के आते हैं छोड़ने के लिए ट्रेन में। अब लोग देखते हैं कि संघ के ऊपर कितना, मतलब जो देखते हैं उसका जो एक उदाहरण के रूप में, तो जब वो आते हैं और देखते हैं तो उसमें जो एक 25-30 एक युवा बिल्कुल बैठे हुए हैं, और बच्ची का उसमें रिजर्वेशन है, युवा भी बैठे हुए हैं। उनको बड़ी चिंता होती है, क्योंकि आज के समय में चिंता होना आवश्यक है। तो बोले ये इतने 25-30 हैं एक ही सोच में, तो मेरी पता नहीं मेरी बच्ची जो है कि जब तक कहाँ वो जाने वाली की परीक्षा देने के लिए, और वहाँ तक किस स्थिति में परिस्थिति में पहुँचेगी। तो वो बड़ा प्लेटफॉर्म में टहल रहे थे जब तक गाड़ी नहीं चल रही थी तब तक। तो उनके मन में यही व्याकुलता थी कि पता नहीं बच्ची का क्या होगा, वहां तक पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी। लेकिन उसी समय उसमें से एक बालक उतरा और उसको पूछा, भैया तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो उसमें उस बालक ने बोला कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं और हम संघ शिक्षा वर्ग में जा रहे हैं। तो उसने उसी बालक को बोला, अब मैं बिल्कुल मेरे अंदर से जितने भी जो डर है वो सब निकल गया है, अब मेरी बच्ची जो सुरक्षित पहुंचेगी। ये विश्वास है, ये नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत है। तो ये जब हम ऐसा, जब जो संघ दे रहा है वही अगर हम समाज में देने वाले हैं, तो क्योंकि आने वाले समय में ये संघ कोई अलग काम नहीं करने वाला। संघ, अगर संघ का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो संघ का अंतिम लक्ष्य है समाज में विलीन होना। जब राष्ट्र को अपना समझ लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपने को राष्ट्र को समझ लेंगे कि ये राष्ट्र मेरा है, मैं इसके प्रति अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, ऐसा अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा करने लगेगा तो उसके संघ समाज में विलीन हो जाएगा। ऐसा इसको लेकर के संघ चल रहा है और उसकी ओर बढ़ रहा है। इतना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तक यहाँ तक पहुंचा है। और मैं इतना जो समझता हूँ, जितना भी जो ये मैंने जो 5 चीज़ों की जो बात कही आपने, जो आयाम है 5, और 5 के आयाम के ऊपर अगर हम सोचेंगे और हम अपने जीवन के अंदर अगर उसको ग्रहण करते हुए अगर उसको समाज में भी वितरित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा आने वाला समय जो भविष्य है वो हमारा निश्चित रूप से उज्ज्वल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं कहकर के अपनी बारी को विराम देता हूँ। संघ अच्छा संख्या
संघ रक्षा आक्रमण संघ रक्षा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते नमो शक्तिमन् इमे सादरं त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्वेदनं ब्रह्मवे सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारे समुद्रर्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरागतम्
हाँ लड़की मेरे को लग रहा था ये पीती होगी पक्का से। और तूने कौन सी लड़की? किसकी पी ली? आई थी एक बार पार्क में। बच्ची नहीं बच्ची नहीं भैया देखो बच्ची नहीं है। कौन है? भैया मेरे को गाली वाली बकी थी उसके बाद भैया सुनो तो पता नहीं भाई कौन भैया गाली वाली बहुत बकी थी मेरे को उसने। सिगरेट पी के मुंह में लेके ऐसे करोगे बहुत गंदा वाला नशा चढ़ता है। भाई हम वैसे ही पीते हैं। अरे इधर तो भाई नहीं मार रहा इधर तो ऐसे ही पी जाते हैं। भैया भैया मत कर भैया 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 मत कर भैया भैया सिगरेट पीता है तो भैया हमारे सामने देख रहा है। देख देख मत कर भैया मत कर और भाई तू चड्डी बनी नहीं गर्लफ्रेंड बैठेगा भैया सॉरी भैया भैया ओए कौन सा सॉरी बोल रहा है? तेरी उम्र में ओए ओए नहीं पता ओए ओए बेहोश वाली चड्डी लेके आ। भैया प्लीज भैया 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 खिला दे नहीं थैंक यू अनुज को खिला दी अब पिएगा ना सिगरेट भाई गर्लफ्रेंड बैठा है तेरे सामने थोड़ी पिएगा वो। गर्लफ्रेंड बैठाएगा मेरे को पता चला किसी से मेरे को पता चला किसी गर्लफ्रेंड नहीं बताएगा बस गर्लफ्रेंड बैठा मैंने नहीं पता गर्लफ्रेंड बैठा चूत मार बहन चढ़ कुछ भी कर सिगरेट पी तो दिख गया इतना मारूंगा दोनों ही काम नहीं कर सकता ब्रश करेगा अब जाके। अबे मेरे को लगा नहीं चबाएगा तो चबा भी दी चपाती ब्रश करेगा भाई। मेंटोस खा लियो। कॉल आ रहा है आपका कॉल आ रहा है मेंटोस खा लेना माचुदा। कौन? राज हाँ अभी तक अब सुनेंगे अब सब बता देगा। अब तो सब बोलेगा बिल्कुल सब नशा चढ़ गया दारू का नशा ना सदी में चले गया होगा निकले होगा। अरे हाँ यार उसका नशा चढ़ गया उसे। अबे मैंने उसे चड्डी में मूत दिया था मैं पानी में अब याद आ रहा है मेरे को नशे में मूत दिया था मैंने उस चड्डी में। नाइटफॉल तो नहीं हुआ था पानी में नाइटफॉल होगा वाह यार। अब नाइट में थोड़ी ना थे हम तो शाम में थे भैया दोपहर में आते हैं तो निकलता नहीं थे क्या पता नाइटफॉल क्या होता है। बात तो सही। कुछ नहीं सद्दी का नशा चढ़ गया तूने भी मैंने अपनी भाई सुन ली वहाँ गया नहीं मैंने अपना वहाँ गया वो विस्की रखी हुई थी उठाई 60 का पैक बनाया वेंगड़ बिना पानी डाले नीट का अटक गया। कौन? ये उसके बाद झूम रहा पानी में जाके कहाँ गए थे? ऐसे हो रहा हैं? ऐसे हो रहा ऐसे ये घोड़ा प्रशांत कौन है? अरे घोड़ा पछाड़ डैम यार है। अरे घोड़ा प्रशांत वही तो अपने पड़ोसी में ही तो रहता है। हाँ गोरी तो वो नहीं होगी। अरे हरिजन से लड़की है वो भी हरिजन से गान मरवाता रहता है। आप भी मार लेना कभी उसकी। पक्के से नशे हो रहे हैं वहाँ के लड़े नशे हो गए अभी तक नशे हो रहे हैं साले को आधा पागल जैसे।
देख लो चड्डी की जाएगा पन्नी ना पहन ले। हाँ फिर देखो क्या क्या दिखा चड्डी की पन्नी तो नहीं पहन के आगे घर में। बोले ये वाली चड्डी ट्राई करता हूँ, न्यू फैशन। नहीं मार्च है। हाँ चल चड्डी पहनी, चड्डी के अंदर भी पन्नी तो नहीं पहनी। देख भी रहा चूती पन्नी पहनने वाली जगह तो नहीं चली गई। टांग ले। हम बहन के लोड़े ये भी पीते हैं, आज तक बोतल नहीं देखी। हमारा छोड़े नहीं, क्या पता चला अभी तो यहीं कहीं पैसे नहीं है बस, जब पैसा आएगा जब वही खरीदेंगे। लवा सा आया बहन करोड़, छोटा सा बच्चा भी बहन तो कौन तो ही रहा।